न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। और गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और जब हम बात करते हैं न्यूज नाइट की, तो दिन भर की सभी अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। लेकिन जब हम खबरों की बात करते हैं तो आज यानी रविवार का दिन, लेकिन इंतजार रहेगा सोमवार का, जब लोकतंत्र के महापर्व में चौथे चरण का मतदान होगा। और इस चौथे चरण के मतदान में जो 96 लोकसभा की सीटें जा रही हैं, वो 10 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में बिखरी हुई है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हर चरण रहेगा। लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकसभा चुनावों की बात करते हैं तो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसके चलते अब एक और मतदान हो रहा है, तो वहीं अगले चरणों के लिए भी प्रचार जोर पकड़ रहा है। जोर इन मायनों में पकड़ रहा है कि न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के भी सभी दिग्गज नेता इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जब उन्होंने 4 जनसभाएं की, तो उसमें उन्होंने न केवल टीएमसी और कांग्रेस पर हमला बोला, बल्कि साथ ही साथ 5 गारंटीज भी दी। यही नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ ही देर पहले पटना में अब रोड शो भी उनका चल रहा है, और ये रोड शो भी हमने आपको दिखाया डीडी न्यूज पर। लेकिन इस रोड शो के माध्यम से भी अब बिहार का रुख कर चुके हैं प्रधानमंत्री। 2 दिन का दौरा है उनका बिहार का। लेकिन आज के न्यूज नाइट में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के द्वारा जिन 5 गारंटीज की बात की गई है, जो आरक्षण पर आधारित है, जो राम मंदिर के मुद्दे को भी सामने लेकर आती हैं, लेकिन साथ ही जो इस तथ्य को भी सामने रखती है कि पश्चिम बंगाल में क्या हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तमाम तथ्य रखेंगे आप सामने, तमाम घटनाएं रखेंगे आपके सामने और करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में की ताबड़तोड़ रैलियां, जनता को CAA और आरक्षण समेत दी 5 गारंटियां। टीएमसी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप, कहा पश्चिम बंगाल में दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं हिंदू। पीएम ने पटना में किया रोड शो। बीजेपी के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार, अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को शामली और रायबरेली में जनसभाओं को किया संबोधित। पूछा, गांधी परिवार को वर्षों से वोट देने के बावजूद रायबरेली की जनता को क्या मिला? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में की चुनावी रैली। चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के धुले में जनसभा को किया संबोधित। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के मोहनलालगंज में की चुनावी रैली। बसपा सुप्रीमो मायावती ने करनाल में की जनसभा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी। 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर सोमवार को डाले जाएंगे वोट। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। बढ़ती महंगाई और बिजली बिल में इजाफे को लेकर लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर। भारत से मांगी मदद। और अफगानिस्तान में बारिश और बाढ़ से 300 से ज्यादा की मौत। अधिकतर राज्यों में इमरजेंसी जैसे हालात। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने विश्व संगठनों से पीड़ित परिवारों की मदद की अपील की। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं चुनाव की ही खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आज धुआंधार प्रचार किया। हावड़ा, आरामबाग, बैरकपुर और हुगली में
4 चुनावी रैलियों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनता को CAA और आरक्षण समेत 5 गारंटीज दी। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति को लेकर कांग्रेस और TMC पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को धुआंधार जनसभाएं की। बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में पीएम ने राज्य की ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को लेकर इंडी गठबंधन भी पीएम के निशाने पर रहा। बैरकपुर में पीएम ने कहा कि राज्य में हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। पीएम ने अपने संबोधन में 5 गारंटियां भी दी। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जब तक मोदी है, SC, ST, OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। जब तक मोदी है, CAA कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। हुगली की जनसभा में पीएम ने विश्वास जताया कि एनडीए इस चुनाव में 400 से अधिक सीटें हासिल करेगा। कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरते हुए पीएम ने कहा कि संदेशखाली के गुनहगार को बचाने के लिए टीएमसी के गुंडे पीड़ितों को डरा धमका रहे हैं। टीएमसी संदेशखाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं आप सभी को गारंटी देता हूं, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। आरामबाग में उमड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम ने शिक्षक भर्ती घोटाला, पॉन्जी स्कैम, चिटफंड स्कैम और राशन स्कैम को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि 2024 का चुनाव बंगाल के विकास और बंगाल की संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत ही अहम है। ये मां दुर्गा और मां काली की भूमि है। लेकिन यहां लोगों की आस्था पर पहरा लगाया जाता है। यहां राम मंदिर का नाम लेना अपराध हो गया है। हावड़ा की जनसभा में पीएम ने टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट को बंगाल के हालात का जिम्मेदार बताया। पीएम ने कहा कि टीएमसी ने घोटालों को अपना फुल टाइम बिजनेस बना लिया है। पीएम ने टीएमसी पर वोट बैंक की खातिर घुसपैठियों को कब्जे दिलवाने का आरोप लगाया। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ने बंगाल की पहचान को दांव पर लगा दिया है। कई इलाकों में यहां के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। टीएमसी के एमएलए खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते हैं। पश्चिम बंगाल में पीएम का अभिनंदन भी दिल खोलकर हुआ। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी जनसैलाब देखा गया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने इन सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। वहीं पीएम से मिलने के बाद बहुत से लोग बेहद भाव विभोर दिखे।
लोगों ने पीएम से मुलाकात को जीवन का सबसे यादगार क्षण बताया। बैरकपुर से कुमार आलोक, हुगली से चंद्रशेखर, आरामबाग से अभिषेक और हावड़ा से ओपी यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि अब सारा फोकस इस बात पर है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से तुष्टीकरण को आगे बढ़ाया गया। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपके सामने इस तस्वीर को रखना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कौन सी 5 गारंटीज दी? तो प्रधानमंत्री ने पहली गारंटी दी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण का मुद्दा जो चुनाव में लगातार गरमा रहा है, उसी को लेकर उन्होंने बात सामने रखी। साथ ही यह भी कहा कि SC, ST, OBC इनके लिए आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बात को भी प्रधानमंत्री ने आज अपनी 5 गारंटीज में ही सामने रखा और साथ ही कहा कि रामनवमी मनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री ने यह भी एक गारंटी दी है कि रामनवमी को मनाने से किसी को कोई नहीं रोक सकता। राम मंदिर पर भी जिस तरीके के बयान विपक्षी दलों की तरफ से आ रहे थे, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द नहीं होगा। तो राम मंदिर को लेकर जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम पलट देंगे इत्यादि, उस बात को लेकर ये गारंटी सामने रखी। लेकिन साथ ही CAA जो एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में पश्चिम बंगाल में, उसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसे भी लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। तो CAA को लेकर भी उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि कैसे CAA को भी लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री की 5 गारंटीज, लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री को जाकर इन 5 गारंटीज को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ इंसिडेंट्स आपके सामने रखते हैं, क्योंकि धार्मिक पर्वों पर जिस तरीके की हिंसा हुई है उसके मद्देनजर इस बात को अप्रैल 2024, अभी हाल ही में महीना भी नहीं हुआ, मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई और ऐसे में इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया। ये एक घटना जो भी हाल ही में हुई है। आगे बढ़िए, ममता बनर्जी का क्या बयान आया इस घटना के ऊपर? उन्होंने कहा राज्य में दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसे साजिश करार दिया, जबकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है, उन्हें इसे रोकना चाहिए था। इसी तरीके से पिछले साल भी अगर आप देखें तो रामनवमी का ही जुलूस, जिसके दौरान आगजनी हुई, हिंसा की भी 6 घटनाएं सामने आई हैं और ये पिछले साल की बात है, जिसको लेकर जब केंद्र सरकार ने NIA जांच की बात की है तो आपके सामने रखते हैं इस बात को भी कि किस तरीके से NIA जांच को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया। आगे बढ़े तो यह बात आपके सामने, ममता बनर्जी ने इस घटना को लेकर क्या बोला, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। उन्होंने कहा मैंने पहले ही आगाह किया था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से जुलूस निकालते वक्त सावधानी बरतिए। जरा सोचिए, राज्य के मुख्यमंत्री जनता को यह बात कह रही हैं कि हमने तो पहले ही आगाह किया था कि आप सावधान रहिए। रामनवमी के जुलूस में ही ऐसा क्यों होता है? NIA जांच, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल ने इसको अदालत में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि ये, जब हम बात करते हैं इस जांच की, तो ये जांच सही है। NIA जांच केंद्र सरकार करवा सकती है। और अन्य भी, ये 1-2 साल की बात नहीं है, आप पिछले कुछ सालों के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2022 की बात करें तो बांकुड़ा शिवपुर में भी रामनवमी के ही जुलूस के दौरान झड़प हुई। 2019 में देखिए तो आसनसोल में ही रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा हुई। 2018 में देखिए रानीगंज में रामनवमी के ही दौरान हिंसा हुई। ये तमाम घटनाएं जो रामनवमी के दौरान ही सामने आ रही हैं। आगे बढ़ें तो आपके सामने ये भी रखते हैं कि कैसे अदालत इस दिशा में बात करती है। दरअसल राम मंदिर की भी अगर हम बात करें तो राम मंदिर उद्घाटन समारोह का भी बहिष्कार किया था। उन्हें इसका आमंत्रण मिला ममता बनर्जी को, लेकिन वो नहीं गई और उन्होंने बयान ये दिया था कि मैं उस तरह के उत्सव में यकीन रखती हूं जो सबको साथ लेकर चलता है। तो राम मंदिर के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी साथ नहीं खड़ी दिखी, उन्होंने इसका भी बहिष्कार किया। क्यों? तुष्टीकरण के लिए। ये एक बात है जिसको प्रधानमंत्री ने आज भी सामने रखा और 5 गारंटी जो प्रधानमंत्री की थी उसमें भी यही बात रेखांकित होती है। ये बात थी राम मंदिर की, लेकिन राम मंदिर से आगे बढ़े तो हम लगातार ये भी देखते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में घोटालों में लगातार फंसती दिखती है TMC की सरकार और TMC के नेता। इन घोटालों को भी भाजपा की ओर से हर मंच पर सामने रखा गया। उदाहरण के तौर पर कोयला घोटाला, ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम उसमें लगातार सामने, उन पर जांच भी लगातार चल रही है।
कोयला घोटाला एक बड़ा घोटाला था जिसको लेकर बहुत सारी लंबी फहरिस्त बनी उन लोगों की जो इसमें आरोपी भी थे। शिक्षक भर्ती घोटाले में भी अभिषेक बनर्जी का नाम आया, तो कोयला घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, लेकिन घोटालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। हम मात्र कुछ ही नेताओं के नाम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं राशन वितरण मामले की बात करते हैं तो इनमें पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक भी गिरफ्तार हुए, बाद में उन्हें मंत्री पद से हटा भी दिया गया। लेकिन ये भी कुछ नेताओं की गिरफ्तारी दिखाती है कि कैसे टीएमसी के ही नेता भ्रष्टाचार में आगे डूबे हुए नजर आते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में तो पूर्व शिक्षा मंत्री, स्वयं शिक्षा मंत्री जो उस वक्त के थे पार्थ चैटर्जी, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा विधायक भी इसमें टीएमसी के थे जो शामिल हुए। विधायक जीवन कृष्ण साहा, विधायक माणिक भट्टाचार्य, ये भी गिरफ्तार हुए हैं इसी घोटाले के तहत। लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले से आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि गौ तस्करी मामले में भी इनके अपने नेता अनुव्रत मंडल टीएमसी के गिरफ्तार हुए। कुछ उदाहरण आपके सामने जो दिखाते हैं कि तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार जैसे मसले कितने गंभीर हैं इस सरकार में। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं टीएमसी की ही, तो टीएमसी के लिए इस वक्त ये चुनौती जरूर है कि इन चुनावों में जिस तरीके से भाजपा की ओर से मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने 5 गारंटी सामने रखी हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ सकता है इन चुनावों में। करेंगे चर्चा इस विषय पर, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने 5 गारंटीज दी, करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन उससे पहले एक और खबर आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना में एक भव्य रोड शो भी किया और इस दौरान सड़कों के दोनों तरफ भारी जनसैलाब देखा गया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के जोरदार नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। तो आइए अब रुख कर लेते हैं हमारी आज की चर्चा का, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाती रही है, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है पश्चिम बंगाल में हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संजय सरकार, टीएमसी के लीडर, साथ में है शिवम त्यागी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ है प्रकाश चंडालिया जो एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर के। सभी का हम स्वागत करते हैं और शुरुआत हम संजय जी आप ही से करना चाहेंगे। और सबसे पहले यही बात समझना चाहेंगे कि क्यों धर्म को पश्चिम बंगाल सरकार एक मोहरे की तरह प्रयोग करती है। और ये सवाल इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि जो आंकड़े अभी हमने सामने रखे थे वो ये दिखाते हैं कि ऐसा किया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे इस बार इन चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने रामनवमी पर छुट्टी भी घोषित कर दी। तो क्या ये माने कि धर्म को एक तरीके से मोहरे की तरह प्रयोग करती है पश्चिम बंगाल सरकार, क्योंकि हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक ये उदाहरण दिखाते हैं।
देखिए नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो मैं सबको पहले आपको बताना चाहता है 2021 के असेंबली इलेक्शन के बाद में उपचुनाव से विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम, पंचायत जितना चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी करेरे हार के सामने पड़ा, कहीं भी जीत नहीं पाए। और सबसे बड़ा बात है, नरेंद्र मोदी को अभी वोकल टॉनिक देने पड़ रहा है। क्यों वोकल टॉनिक देने पड़ रहा है? यहाँ पर बूथ में एजेंट बैठाने के लिए इनके पास आदमी नहीं है, आदमी नहीं, एजेंट नहीं बैठा पा रहा है, तो जीतना तो बहुत दूर के बात है। ठीक है, और जितना भ्रष्टाचार के मामले में बोल रहा है, चलिए गाय वाला मैटर अनुब्रत मंडल, बॉर्डर कौन देखता है? बॉर्डर बीएसएफ देखता है। अगर बांग्लादेश में काउ स्मगलिंग होता है, गाय स्मगलिंग होता है, देखने का जिम्मेदार आपको बीएसएफ क्या है? वो होम मिनिस्टर के अंदर में पड़ता है। और रह गया कोयला, कोयला जो है वहां पर सीआईएसएफ देखता है। कोल इंडिया का जितना भी है खदान है, सबको सीआईएसएफ, वहां पर भी होम मिनिस्टर के अंडर में पड़ता है दोनों दफ्तर। तो वो लोग क्या सोया रहते थे क्या? अगर वहां से कोयला चोरी होता है, गाय स्मगलिंग हो रहा है, तमाम कुछ हो रहा है, तो क्या सोया रहता है क्या लोग? रह गया भ्रष्टाचार के मामले, खुद इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है। 16 लाख करोड़ रुपया इसके समय में 10 लाख करोड़ रुपया तो लोन माफ कर दिया है 2,500 आदमी को, और 10 लाख करोड़ रुपया पर लेकर फरार हो गया। लास्ट विजय साहू सूरत में रहने वाला है, सूरत सुनिए सूरत में रहने वाला है, वो 100 करोड़ रुपया लेकर भाग चुके हैं। और 31 आदमी में 30 आदमी गुजरात के हैं। ये भ्रष्टाचार का भाषण ना दे। जी, आपने अपनी बात रखी, अब मेरे सवाल पे आएंगे आप। 10 सेकंड में हम आपको खत्म कर देंगे। मगर मेरे सवाल का जवाब उसमें शामिल रखिएगा। बोलिए। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, मुझे उसका जवाब भी दे दीजिए कि क्या धर्म को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करते हैं? क्या जो हमने घटनाएं गिनाई, क्या वो ये नहीं दिखाती हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है? देखिए नागरिक के बारे में ना, ये भारतीय जनता रामनवमी के दिन 30 मार्च 2023 का घटना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आर्म्स मतलब बंदूक लेकर रैली करते जा रहे। देखिए ये भारतीय, इसको अरेस्ट कर लिया। चलिए, आपने बीजेपी की बात कर ली, अब टीएमसी की बात भी कर लीजिए। अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए ना, मैंने आपकी बात कितनी तसल्ली से सुनी, अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जवाब दे रहा हूं। रामनवमी जो होता है ये ओरिजिनल दुर्गा पूजा होता है, बासंती दुर्गा पूजा बोला जाता है। और अक्टूबर महीने में जो दुर्गा पूजा होता है उसको अकाल बोधन दुर्गा पूजा, मतलब पुरुषोत्तम राम भगवान ने दुर्गा माता से वर मांगी थी जो रावण को वध करने के लिए। ठीक है, दुर्गा पूजा होता है। तो ये असली दुर्गा पूजा वो अकल बोधन दुर्गा पूजा होता है। और ये तो दुर्गा पूजा बंगाली का परंपरा नहीं है, पूरा बंगाल, हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड का कोने में होता है। 4 दिन के सबसे बड़ा त्योहार होता है। और दीदी हर क्लब को 70,000 रुपया करके देता है, किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं पड़ता। अब मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि दुर्गा पूजा मनाई जाती है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा एक बड़ा त्योहार होता है, तो 2017 में दुर्गा पूजा जब विजयदशमी मनाई जा रही थी और विसर्जन होना था, तो उसको रात के 10 बजे तक ही आपने प्रतिबंधित क्यों कर दिया था? और क्यों अगले दिन के लिए वो बैन कर दी गई थी दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन? क्योंकि अगले दिन मुहर्रम था। उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि अदालत ने बड़े कड़े शब्दों में उस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार को ये कहा था कि समानता का अधिकार होता है और सभी धर्मों को समान समझिए। तब अदालत ने यह भी कहा था कि आप किसी का पूजा का अधिकार नहीं रोक सकते, खत्म कर सकते। क्या कहेंगे आप इस घटना को लेकर? नहीं, आप बंगाल में हर घर में दुर्गा काली पूजा होता है, आपको कहां दिखाई दे रुक दिए हैं? नहीं, मैं इस घटना का जिक्र कर रही हूं क्योंकि ये तो आप ही की सरकार ने निर्णय लिया था। नहीं, दोनों का रैली होता है और भारतीय जनता पार्टी क्या करता है, बाहर से आदमी लेके वो रैली में सवाल उसको ये करता है, इन्वॉल्व करता है, कहीं भी उसको मतलब जो एक सांप्रदायिक दंगा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करता है। अगर प्रशासन या अगर दंगा को रोकते हैं तो ये गलत है क्या? ये रुकते हैं तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ना 8 घाट ना 360, 8 मतलब मंगलवार टू मंगलवार जो बजरंगबली को पूजा होता है उस दिन भी दिखाई नहीं देता। घाट मतलब कोई अगर देहांत हो तो उस दिन भी देखा, 360 जो महावीर जयंती हो तो उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। 24x365 तृणमूल का कार्यकर्ता, हर बूथ कार्यकर्ता को घर घर में दिखाई देता है। और ये कहां पर? ये तो कहीं है ही नहीं है। और देखिए बंगाल में इसको हारने का सबसे बड़ा डर इस सता रहा है मोदी जी को चेहरे में चलिए संजय सरकार जी, आपने अपनी बात रखी और आपने एक बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर भी लगाया है। ऐसे में शिवम जी आप ही को जवाब देना होगा इस बात का। वो तो कह रहे हैं कि ये साजिश है और भाजपा दंगे भड़काना चाहती है। ममता जी, आपने एक सीधा सा सवाल पूछा था कि आप धर्म को जो है इस्तेमाल करते हैं, धर्म के आधार पर चीजों में जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो सवाल पूछने के बाद आपने अप्रोक्सीमेटली 7-8 मिनट कोशिश की। मुझे लगा कि अगर ये 12-13 घंटे का भी शो होता तो संजय सरकार जवाब नहीं देते उसको। इतनी मेहनत के बाद भी एक जवाब सीधा नहीं दिया, इधर उधर
ये दुर्गा पूजा ऐसे होती है, ये ओरिजिनल होती है, ये नकली, मुझे समझ में नहीं आया। ओरिजिनल दुर्गा पूजा असली होती है, नकली भी कोई दुर्गा पूजा होती है, आज इन्होंने बताया। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, विषय बहुत, प्लीज संजय जी, आपके जवाब में शिवम जी कुछ नहीं बोल रहे थे। आपसे अनुरोध करती संजय जी, ऐसे डिस्कशन नहीं हो सकती। संजय जी, आपने जब बोला कोई नहीं बोला, प्लीज आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। आप उनका जवाब तो सुनिए। मुझे आप इनको प्लीज आप रोक दीजिए। संजय सरकार जी, आप कृपया उनका जवाब सुनिए, उसके बाद आपको जवाब देना होगा, मैं वापस आऊंगी। आपसे अनुरोध करती हूँ, प्लीज मत करिए। विषय बहुत साफ है। रामनवमी के जुलूस पर पहले ही स्टेट की चीफ मिनिस्टर ये कह दे कि दंगा हो सकता है, दंगा होने की आशंका है, तो माफ कीजिए, इस देश और खास तौर पर प्रदेश में एक एक हिंदू को दंगाई बता रही है ममता बनर्जी खुले तौर पर। कभी ममता बनर्जी से आपने ईद के समय पर सुना क्या कि प्रदेश में दंगा हो सकता है? नहीं सुना। अपने आप उल्टा उस जलसे में, जुलूस में पहुंच जाती है, कोई परेशानी नहीं है, खूब पहुंचे। लेकिन जब हिंदू धर्म का कोई त्योहार है तो इस तरह की बात जब कोई चीफ मिनिस्टर करेगा तो सवाल उठेंगे। जब रामनवमी पर इस तरह की चीजें होंगी कि अगले दिन अगर कोई दूसरे धर्म का त्योहार पड़ जाता है तो आप जो है वो करने नहीं देंगे, उसके जुलूस में बैन लगा देंगे, तो कैसे चलेगा? अगर रामनवमी के जुलूस में हर बार दंगा होना ऐसा लगता है जैसे अनिवार्य हो गया है, गारंटीड हो गया है, और जब राज्य के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, आप कुछ ना कर पाए, इसका मतलब यह है कि आप खुद बैठकर वो दंगे ऑर्केस्ट्रेट करा रहे हैं। इस तरह की चीजें अगर आपके राज्य में होंगी तो माफ कीजिए, आपसे सवाल किया जाएगा। स्टेट का विषय है लॉ एंड ऑर्डर, और अगर उसको आप पूरा नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण पर एक्सट्रीम लेवल आप जाकर प्ले कर रहे हैं। अब एक और चीज पर आते हैं। विषय बहुत साफ है, बंगाल में कोई ये बहुत नया मामला है नहीं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, उसको देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 गारंटी दी, और वो गारंटी बिल्कुल साफ है। धर्म के आधार पर अगर कोई रिजर्वेशन देने की कोशिश करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी और सड़क से संसद तक करेगी। SC ST OBC का रिजर्वेशन, आरक्षण कोई खाने का कोशिश करेगा तो उसके लिए हम लड़ेंगे, हर जगह सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। रामनवमी मनेगी, पहले भी मनेगी, आज भी मनेगी और कल भी मनेगी। कुछ है जो रावण रूपी लोग हैं जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसमें पत्थर बरसाने की कोशिश करते हैं, उसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को मारने की कोशिश करते हैं बंगाल में, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसके अलावा राम मंदिर रहेगा। चलिए शिवम जी, प्रधानमंत्री जी जब तक जिंदा है राम मंदिर रहेगा, और TAA को कोई हटा नहीं सकता। बहुत सीधी बात। चलिए 5 गारंटी जो हम दिखा भी चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने आज इन 5 गारंटियों की बात की। हमारे साथ प्रकाश चंडालिया जी भी जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय महानगर के संपादक हैं। प्रकाश जी, जब भी चुनाव होते हैं, खासकर आम चुनाव, तो इस तरीके के ज्वलंत मुद्दे उठते ही हैं, और ये मुद्दे कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो घटनाएं होती हैं उनसे ही जुड़े होते हैं। पश्चिम बंगाल में आरक्षण, तुष्टीकरण, राम मंदिर, CAA, ये मुद्दे जमीन पर किस तरह का प्रभाव डालते इन चुनावों में नजर आ रहे हैं? ममता जी, पश्चिम बंगाल की सरकार अगर अपने राजधर्म का पालन सही तरीके से करती तो आज प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार की गारंटियां देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको याद होगा, सरकार अब वो बड़ी पौराणिक कथाओं को भी बदलने का प्रयास करते हैं। ये लोग अपने तरीके से ही अपने भावनाएं को व्यक्त करते हैं। आपको याद होगा, पिछले विधानसभा के समय, चुनाव के समय में ममता बनर्जी किसी चुनावी सभा में जा रही थी और वहां पर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, और उतरकर गाड़ी से ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्हें गालियां दी जा रही है। ममता बनर्जी की डिक्शनरी में जय श्री राम का शब्द जो है वो गाली है। यहां पर जब भी रामनवमी का जुलूस निकलता है, हमले की बातें होती हैं, हमले की घटनाएं होती हैं। और तो और सरकार बाबू ये बताइए कि दीदी का ये बयान है कि नहीं कि मुसलमानों के लिए दीदी ने ये कहा था कि वे कामधेनु हैं और दूध देने वाली गाय की हमें लात भी खानी पड़ती है। अगर ये बात अगर हिंदुओं के विरोध में न होती, मुसलमानों के पक्ष में अपनी बात कहने वाली नहीं होती, तो आज प्रधानमंत्री को शायद ये बातें नहीं करनी पड़ती। इन 5 प्रसंगों पर जो आदरणीय मोदी जी ने आज उठाए हैं, पश्चिम बंगाल का हिंदू समाज प्रताड़ित रहा है। हिंदुओं को यहां पर निश्चित रूप से 2ym दर्जे का नागरिक समझा जाता है। जिस समय पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने इमामों को इमाम भत्ता देने की घोषणा की, उस वक्त यहां को हिंदुओं के पंडित क्यों नहीं याद आए? जब मामला कोर्ट में जाता है तब जाकर के ये हिंदुओं के पंडितों की रखवाली करने की बात करते हैं। संदेश खाली का प्रसंग ममता बनर्जी की रातों की नींद को हराम कर चुका है। आज यहां पर झूठे इस प्रकार की बातें की जाती हैं, वहां की महिलाओं को दोषी कहा जाता है। सरकार बाबू ये बताइए कि आपके ही पार्टी के विधायक जो आज बैरकपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने संदेश खाली में जाकर के वहां की महिलाओं से माफी मांगी थी या नहीं मांगी थी? अगर यह घटना झूठ होती, अगर संदेश खाली के महिलाओं ने अगर उस बात को अगर गलत रूप से उठाया होता, तो आपकी पार्टी को माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ती? पार्थ मोहबिक वहां गए थे, लोगों से बात की थी, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने पता किया, उसके बाद में उन्होंने माफी मांगी। आपकी पार्टी एक तरफ माफी मांगती है और एक तरफ पश्चिम बंगाल की माताओं को, बहनों को झूठा करार देती है।
अगर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती, आपकी पार्टी को आईना देखना चाहिए। और दूसरी बात है कि आज बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत बुरी तरीके से धर्म के नाम पर पश्चिम बंगाल की जनता को बांटने की कोशिश की गई है। चलिए संजय जी से जवाब ले लेते हैं यहाँ पे। बराबर घटनाएं होती हैं। जी संजय जी, क्या जवाब देंगे आप? आरोप बहुत है और ये आरोप मनगढ़ंत आरोप नहीं है, ये जो हुआ है उसी के आधार पर बातें कही जा रही है। देखिए, कालीराम को जो ढोल है ना वो फट चुके हैं। ये जो बोल रहे हैं ना भाई साहब, मालूम है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है ना नेता है ना कोई मालूम नहीं, अपने बैठे हैं संदेश खाली में। इसको मंडल अध्यक्ष ने बोल रहा है, गंगाधर कोयल बोल रहा है 72 आदमी को 2-2 हजार रुपया देके एक ब्लैंक पेपर में साइन करा। आपकी पार्टी ने माफी क्यों मांगी थी सर? आपकी पार्टी ने माफी क्यों मांगी थी? आपके एमएलए ने माफी क्यों मांगी? संजय जी, कालीराम का ढोल फट चुका है और कुछ या यूं कहे कि नहीं, देखिए आम जनता की, प्रकाश जी एक मिनट, नहीं, उस टीम ऑपरेशन में क्या दिखाया है, उसमें दिखाया गया 360 राउंड कारतूस, मतलब जो गोली। संजय जी और महिला को 2-2 हजार। संदेश खाली के मुद्दे पर एक बड़ी चर्चा हो सकती है, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। एक मिनट, एक सवाल संजय जी, एक सवाल मैं आपसे चाहूंगी, मुद्दे से भटकेंगे नहीं। एक सवाल, ये बात मुझे बताइए। नहीं, हम आज ही की बात करना चाहते हैं। ये बात मुझे बताइए कि क्या कारण है कि आपको, आपकी सरकार को ऐन चुनाव से पहले रामनवमी पर छुट्टी घोषित करनी पड़ी? क्या ये बीजेपी की 2 से 18 सीटें पिछले चुनाव तक लाना और आपके 34 से 22 हो जाना और बीजेपी का वोट प्रतिशत 17 से 40% के पार हो जाना, क्या ये भी एक कारण है? क्योंकि ये निर्णय आपकी सरकार ने लिया जिन पर तुष्टीकरण का बड़ा आरोप तमाम घटनाओं के आधार पर लगाया जाता है और साबित किया जाता है। संजय जी, देखिए, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना बहुत अच्छा लगता है, क्यों अभी जो है ना 18 से 2 होने वाला है इनको। और देखिए संदेश काली को रेखा पात्रो जो है उसने बोला है राष्ट्रपति भवन में जो महिला को लेकर, जिसको रेखा पात्रो को, जिसको आपको उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रपति भवन में जो महिला को लेकर गया, वो महिला तो हम लोगों के साथ में है ही नहीं है, उसको साथ में कुछ हुआ ही नहीं है। तो देखिए रेखा पात्रो का बयान है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रत्याशी को बयान है, राष्ट्रपति फर्जी लोग को लेकर गया भारतीय जनता पार्टी को नेता लोग। ये तो स्टीम ऑपरेशन में एक स्टीम ऑपरेशन आ रहा है। मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया संजय जी। रामनवमी के दिन में हम लोग तो सुभाष चंद्र बसु का जन्म तिथि में भी हम लोग तो छुट्टी के मांग कर रहे हैं, नेशनल हॉलिडे दिया जाए। रामनवमी के दिन में तो पूजा होता है, उसमें तो बंगाल गवर्नमेंट छुट्टी देता है, उसमें कौन से भारतीय जनता पार्टी इतने साल कैसे लग गए ये निर्णय लेने में? भारतीय जनता पार्टी हर चीज को नकल करता है, जैसे बेटी नहीं, मैं एक आम जन के तौर पर आपसे सवाल कर रही हूँ संजय जी कि इतने सालों से 2017 से तो हम ही ने आंकड़े गिरा दिए, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, हर बार रामनवमी पर हिंसा हो रही है। इस बार इतने सालों बाद ऐसा क्या हो गया टीएमसी के लिए कि उसने ये निर्णय लिया? निर्णय लेना आपके अधिकार क्षेत्र में है, हम सभी जानना चाहते हैं इतनी देर से ये निर्णय क्यों लिया गया? नहीं, क्या इसके पीछे राजनीति है? नहीं, देर के बाद में निर्णय ले गया है, लेकिन 2023 में 30 मार्च को दिन में डबल इंजन का जहां सरकार औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ है, बड़ादा में हुआ था, ये आपको लफड़ा हुआ था, आपको मालूम है रामनवमी के दिन में, उत्तर प्रदेश मेरठ में हुआ था, तो वहां पर तो मेरे सरकार नहीं थे, वहां पर तो शिवम त्यागी को सरकार था, वहां पर क्यों डबल इंजन को सरकार में लफड़ा हुआ था? बताइए। नहीं, हम आपसे आप ही की सरकार की जवाबदेही मांग रहे हैं, हम दूसरी सरकार की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था, उसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं एक ही अवसर पर साल दर साल होती जाए, सवाल उठना लाजमी है। लेकिन वक्त मेरे पास कम है। शिवम जी, आपके पास आना चाहूंगी आपकी आखिरी टिप्पणी के लिए इसको लेकर, क्योंकि वो स्पष्ट कह रहे हैं कि 2 से 18 हुई, इस बार फिर से 2 हो जाएगी बीजेपी की सीटें पश्चिम बंगाल में। उसी के साथ उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया, लास्ट में ये कह दिया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो 2 से 18 हो गए, 3 से 77 हो गए, उनके वापस 2 पर ला रहे हैं, हालात इनके खराब है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए, टीएमसी को देने का अधिकार है। हालत खराब है। बीच में एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, किसकी हालत खराब है वो 4 जून को पता चल जाएगा, किसकी हालत खराब है। संजय जी बीच में नहीं बोलना, संजय जी बीच में नहीं बोलिए। मुसलमान आ गया है, क्या लाभ है इसका, क्या लाभ? संजय जी आप उन्हें अपना जवाब देने दीजिए। संजय जी आपने अपना जवाब दिया, हमने नहीं रोका ना, उन्हें अपनी बात बोलने दीजिए। टीएमसी का कार्यकर्ता जहां भी, चलो भाई चलो, टीएमसी का कार्यकर्ता जहां भी दंगाई क्यों करता है समझ में नहीं आता। शांति से कोई काम नहीं कर सकते? मतलब मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ना राज्य से सरकार चला सकते, ना कानून व्यवस्था चला सकते और ना डिबेट चलने देना चाहते हैं। विषय साफ है, पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वो बेहद खराब है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से रोहिंग्याओं का इशू है वो बहुत
खराब है। पश्चिम बंगाल में जो राज्य सरकार खुले तौर पर तुष्टीकरण करती है वो विषय साफ है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति आपने देख ली। पश्चिम बंगाल में खासतौर पर हमने रामनवमी के हालात देख लिए। जनता त्रस्त है। इसी वजह से हम 3 से 77 पर पहुंचे, इसी वजह से 2 से 18 पर पहुंचे और इसी वजह से 2024 में इस बार हम 30 पर पहुंचेंगे। और ये ममता बनर्जी के सामने चलिए हालात बेहद खराब है। चलिए शिवम जी वक्त इतना ही है। मेरे सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में ये चर्चाएं और ये प्रचार और जोर पकड़ सकता है और तीखा हो सकता है। लेकिन जनता किसका साथ देगी ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहे न्यूज नाइट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH इस बार के चुनावों में एनडीए की बात करें तो 400 पार के नारे के साथ एनडीए इन चुनावों में उतरी है और इसलिए इस 400 पार के नारे के लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीए के सभी दिग्गज नेता, सभी प्रवक्ता, सभी नेता, बड़े नेता इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। घर घर जाकर भी प्रचार किया जा रहा है और मतदाताओं के साथ संपर्क साधने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। किस तरीके से आज एनडीए का ये प्रचार अभियान आगे बढ़ा, रखते हैं ये तस्वीर आपके सामने। चुनावी महासंग्राम में भाजपा पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा में चुनावी रैली में सपा कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने रायबरेली में कहा कि सोनिया गांधी ने 70% से ज्यादा सांसद राशि अल्पसंख्यकों में खर्च करने का काम किया है। यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है। ये साहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं। इतने सालों से वोट दे रहे हो, सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है। मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया? वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार किया। अनुराग ठाकुर ने जमकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। केवल चंद दिनों के लिए अंतरिम राहत मिलकर बाहर आए, उस पर भी कंडीशन लगी है और 2 जून को वापस अरविंद केजरीवाल जी को सरेंडर करके जेल जाना होगा। अब उससे पहले जितना मर्जी झूठ चीखो पुकार करनी कर लें, सच्चाई ये है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, उनके शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में है। साथ ही केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को हराकर राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया। कि अमेठी की ये वो जनता है
जिसने राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके शहजादों को अमेठी की जनता ने धूल चटाई और लोकतंत्र को ये संदेश दिया कि अगर सांसद 15 साल लापता रहा तो उसका क्या, पूरे खानदान का बोरिया बिस्तर बांधने की ताकत गरीब नागरिक में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में जनसभा की। योगी ने कहा कि पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समय विकास का विजन नहीं था। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव की एक लहर चल रही है और यह लहर चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है। इथेनॉल जो है मोदी सरकार ने परमिशन दिया है, तो लालू जी जेल में थे इसलिए याद नहीं होगा, और सजायाफ्ता आदमी है तो क्या पता होगा। और क्योंकि उनको सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है कि वो फैक्ट्री लगाया कि नहीं लगाया, तो नहीं देख रहे हैं कि टूरिस्ट बेटी को भी लाए हैं। जो जंगल राज में भाग गया था पूरा परिवार इनका, वो सब लौट के आया है। ये तो मोदी जी और नीतीश जी का इफेक्ट है ना कि आज लालू जी के परिवार भी बिहार लौट कर आ रहे हैं, नहीं तो ये सब तो प्लान कर गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के लिए बापूधाम में प्रचार किया। इस बीच बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उनको जो बेल मिली है वो इंटरिम बेल मिली है और केवल प्रचार के लिए मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निर्दोष हैं। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद भी अपनी पिटीशन में ये दलील नहीं दी कि वो निर्दोष हैं। उनके प्रचार में होने या न होने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि 2014 में भी वे प्रचार कर रहे थे, 2019 में भी वे प्रचार कर रहे थे, लेकिन परिणाम सबके सामने जाहिर है। इस बार भी 7 की 7 सीटें दिल्ली की जनता भाजपा की झोली में डाली। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मलाड में घर घर जाकर प्रचार किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कादीपुर क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में मयूर विहार में डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भाजपा को समर्थन देने के लिए सिख युवाओं के साथ मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। डीडी न्यूज। तो कल जब चौथे चरण का मतदान होना है तो उसके बाद अब सभी दलों का ध्यान है कि अगले चरणों के लिए प्रचार को रफ्तार दी जाए, और ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ साथ सभी विपक्ष के दिग्गज नेता, सभी दलों के विपक्षी दलों के नेता भी अपने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने प्रतिदावे हैं। अपने मुद्दों पर तो ये नेता बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भाजपा पर हमलावर भी हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें और अन्य चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। आपने देखा होगा यहाँ गांधी जी ने ITI शुरू किया, ITI खोला, डिजाइन इंस्टीट्यूट आया, अमेठी में डिजाइन इंस्टीट्यूट, BHA, HAL जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं आई। ये सरकारी संस्थाएं होती थी, इससे रोजगार मिलता था। अब आस्ते आस्ते इनकी जो सोसाइटी है इनका निजीकरण हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव था, जो नकारात्मक राजनीति थी, वो आज नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो दूर, स्पेशल पैकेज तो दूर,
कम से कम पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही दर्जा दे देते। पीडीपी प्रमुख और अनंतनाग राजौरी लोकसभा से उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, हमारे कार्यकर्ताओं के निवास पर छापे मारे जा रहे हैं। तो वहीं कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये चुनाव आने वाले भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि आज आपके वाजपेयी जी ने ही यहाँ लोगों को वोट की पर्ची में थोड़ा सा भरोसा दिलाया है 2002 इलेक्शन के बाद। अगर आप उसको भी खत्म करना चाहते हैं किसी प्रॉक्सी कैंडिडेट को जिताने के लिए या किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए, सीधे बोलिए, हम विड्रॉ कर लेंगे। इम्पैक्ट तो होगा ही। इम्पैक्ट उनके लिए होगा जो जीत जाते हैं। शायद जो इस इलेक्शन में पीछे रह जाते हैं उनके लिए इम्पैक्ट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 2 महीने भी नहीं है। जून में ये इस इलेक्शन के नतीजे निकलेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त सितंबर में असेंबली के जो है इलेक्शन वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो हर असेंबली सेगमेंट में इसका इम्पैक्ट होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि अगले 10 साल में भी भाजपा ओडिशा में नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और ओडिशा के लोगों के प्यार से बीजेडी छठी बार ओडिशा में सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यह वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहे न्यूज नाइट। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और अब बात चौथे चरण के मतदान की कर लेते हैं। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर कल यानी 13 मई को मतदान के लिए सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंक दी थी। और इस चरण में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, गिरिराज सिंह, जी किशन रेड्डी के अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट कल यानी चौथे चरण पर। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के महापर्व में चौथे चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। चौथे चरण के प्रचार की बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार, रोजगार, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बयानों के तीर चले। वहीं सैम पित्रोदा की रंगभेदी और नस्लीय टिप्पणी और पाकिस्तान पर कांग्रेसी दिग्गज मणिशंकर अय्यर के वायरल वीडियो ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। इस चरण में 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 13 मई को जिन 96 सीटों पर मतदान होना है उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा और झारखंड की 4 सीट और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर भी 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण की 96 सीटों में 20 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। चौथे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों में खूंटी से अर्जुन मुंडा, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय, खीरी सीट से अजय मिश्र टेनी, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी जैसे दिग्गज शामिल हैं। वहीं मुंगेर से जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, वर्धमान दुर्गापुर से बीजेपी के दिलीप घोष, आसनसोल से एसएस अहलुवालिया, बीट सीट से पंकजा मुंडे, हैदराबाद से माधवी लता,
करीमनगर से बंडी संजय कुमार और आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी भी चुनाव मैदान में हैं। चौथे चरण में उतरे विपक्षी दिग्गजों में बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आसनसोल से अभिनेता और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कृष्णानगर से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, हैदराबाद से AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कडप्पा सीट से आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष YS शर्मिला रेड्डी, नेल्लोर से YSRCP के V विजयसाई रेड्डी और रतलाम से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया भी शामिल हैं। चौथे चरण की इन 96 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि YSRCP को 22, TRS जो कि अब BRS है उसको 9, कांग्रेस को 6, TMC को 4, TDP को 3 सीटें मिली थी। वहीं AIMIM, BJD और शिवसेना को 2-2, JDU, LJP, NCP और JKNC को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। चौथे चरण की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। तीसरे चरण तक तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान पूरा हो चुका है। बीते 3 चरणों के चुनाव में पहले चरण में मतदान प्रतिशत 66.1 रहा है, जबकि दूसरे चरण में ये 68.8% और तीसरे चरण में 65.68% दर्ज किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो चौथे चरण में 96 सीटों के लिए कल 13 मई मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। बूथ सज चुके हैं, मतदान कर्मी भी अपने अपने आवंटित स्थलों पर पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है तो मतदाताओं का वो घर से बाहर निकलें और पिछले चरणों की तुलना में और अधिक मतदान देकर मतदान प्रतिशत में सुधार करें, ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस चरण में भी विभिन्न केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कैसी है तैयारियां, आइए दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 96 सीटों पर 13 मई को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। चौथे चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेबकास्टिंग और CCTV की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उधर आंध्र प्रदेश में चौथे चरण के तहत 25 सीटों पर मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लोकसभा क्षेत्रों और उनकी सीमाओं पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग और पुलिस की टीमें लगातार सर्चिंग और तलाशी अभियान चलाकर अवैध सामग्रियों के परिवहन के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों में बाहर से आने वाले वाहनों के साथ ही लोगों की पूरी पड़ताल कर रही हैं। वहीं बिहार की 5 लोकसभा सीटों में मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर नींबू पानी और दवाइयों के साथ डॉक्टर की टीम भी उपलब्ध रहेगी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच जहां चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान कराए जाने को लेकर संकल्पित नजर आ रहा है, वहीं पर अब मतदाताओं की बारी है कि गर्मी और तपिश के बावजूद वो भारी तादाद में मतदान केंद्रों तक पहुंचे और मतदान करें। वहीं झारखंड की 4 सीट पर चुनाव आयोग मतदान केंद्रों तक आने वाले हर मतदाता का ध्यान रखने की कोशिशों में लगा हुआ है। 13 मई को झारखंड की 4 लोकसभा सीटें खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिवूं में मतदान होना है। इसको लेकर चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में कुल 45 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला करीब 65 लाख मतदाता करेंगे।
चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग ने प्रशासन के साथ मिलकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। चौथे चरण में कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 69 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र वोटर की संख्या के मान से इंदौर है, जहां पे 25,26,803 वोटर हैं। 25,26,803 वोटर हैं इंदौर में। और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र हमारा उज्जैन है, जहां पे 17,98,704 वोटर्स हैं। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों के लिए सुचारू मतदान सुनिश्चित कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम कोशिशें भी की गई हैं, जो धरातल पर नजर आ रही हैं। खास तौर पर वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उधर तेलंगाना में भी तीसरे चरण के लिए 17 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने कमर कसी हुई है। विभिन्न पोलिंग पार्टियां मतदान को लेकर पूरी तरह से सजग हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में 8 सीटों के लिए सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर पहुंच गई हैं। इसी चरण में 11 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। ओडिशा की 4 सीटों पर भी सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। During this phase of election on 13th, total 17,000 manpower are being utilized for the election duties. There are total 104 companies of Central Armed Paramilitary Forces they are being deployed. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर संसदीय क्षेत्र पर लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चौथे चरण में करीब 17 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मशीन का ऑपरेशन पूरी तरह हमें सिखाया गया है। बाकी जो कोडल फॉर्मेलिटीज है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बारे में भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इलेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन द डेमोक्रेसी एंड बीइंग फर्स्ट टाइम इन दिस प्रोसेस आई एम रियली वेरी हैप्पी। चौथे चरण में श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, गंदेरबल और शोपियां 37 शोपियां के 5 जिलों में करीब 2135 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर एक पोलिंग स्टेशंस में हमारा वेबकास्टिंग का सीसीटीवी का कैमरा लगा रहा है। 100% पोलिंग स्टेशन वेबकास्टेड रहेगी। इवन कुछ पोलिंग स्टेशन में जो क्यूज है, सराउंडिंग एरिया है, पेरीमीटर है, उसको भी जो है हम डिजिटल आईएसए सर्विलेंस में रख रहे हैं। देश भर में पहले और दूसरे चरण में मतदान में वोटिंग प्रतिशत काफी कम देखने को मिला था। चुनाव आयोग ने प्रशासन को वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए। वहीं वोटिंग कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण गर्मी बताया जा रहा है, जिससे निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अगर आपके क्षेत्र में भी कल मतदान हो रहा है तो अपने मताधिकार का वोट के अधिकार का प्रयोग जरूर करिएगा और लोकतंत्र को मजबूत करिएगा। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
शनिवार को नई दिल्ली में मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं दूरदर्शन के वरिष्ठ एंकर अशोक श्रीवास्तव। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के नालंदा सभागार में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने की। राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी, मुख्य वक्ता और नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए। राज्यसभा सदस्य और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपने संबोधन में इशारों में ही गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। मुझे याद है 2013 जुलाई का महीना था। वर्तमान रक्षा मंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया था और उस समय हम लोग बहुत उसमें कई कमेटीज के चेयरमैन से, सेनेटर से, थिंक टैंक से, सेनेट के चेयरमैन से मिले। तो उन्होंने बात एक्सेप्ट की थी कि उनको लगता है कि दे वर कैरीड अवे बाई अ सर्टेन लॉबी और उनसे असेसमेंट में गलती हो गई। उसके बाद साहब एक अलग प्रकार का नैरेटिव आया मोदी जी के खिलाफ, उल्टी सीधी बातें, अपशब्दों का प्रयोग और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और फिर बोटी बोटी काट डालने तक आया और 2014 में सरकार बन गई। अब सोचिए इसके बाद फिर अवार्ड वापसी का दौर आया। मतलब देखिए हार नहीं मानी, वो खान मार्केट वाले लगे रहे। उसके बाद 2014 से लेकर 18 तक उनके कोई आरजुओं में चमक में कमी नहीं आई। वो हर हार के बाद सोचते रहे शायद इसके आगे कुछ होगा, इसके आगे कुछ होगा। और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस अवसर पर कहा कि पुस्तक का शीर्षक लेखक के साहस को दर्शाता है। अशोक श्रीवास्तव जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि गैर परों पर उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है। गैर परों पर उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है। आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। कई मुद्दों को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी उच्च बिजली दरों, कराधान के मुद्दों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ है। हाल के दिनों में पुलिस की सख्ती की घटनाओं के कारण स्थिति बिगड़ गई, जिसके कारण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में 2 लोगों की मौत का भी समाचार है। इन प्रदर्शनों के चलते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। पुलिस कार्रवाई के विरोध में मुजफ्फराबाद में हड़ताल के दौरान व्यवसाय और सामान्य जीवन ठप हुआ। मामले की शुरुआत तब हुई जब हजारों प्रदर्शनकारियों ने रावलकोट के रास्ते मुजफ्फराबाद की ओर मार्च शुरू किया, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। लोग अब इस कदर परेशान हो गए हैं कि प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान से आजादी के नारे लगा रहे हैं। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी विरोध प्रदर्शन के अगवा संगठन बनकर उभरे हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी सरकार को बलपूर्वक कदम उठाने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए पंजाब प्रांत से सैनिकों को तैनात किया है। सरकार आंदोलनकारियों को कुचलने का प्रयास कर रही है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों को विरोध जताने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कई सामाजिक कार्यकर्ता मामले में भारत से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। और अब खबर अफगानिस्तान से, जहां 4 प्रांतों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण भयानक बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और करीब 2000 घर ध्वस्त हो गए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अभी इस प्राकृतिक आपदा के कारण मरने वालों की संख्या और अधिक बढ़ने की चेतावनी दी है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए पर्याप्त मात्रा में वितरण के लिए राहत सामग्री भी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते ये बाढ़ बड़ा मानवीय संकट बन गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में भूखमरी फैलने की आशंका जताई जा रही है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने विश्व समुदाय से इस विपत्ति के वक्त अफगानिस्तान की मदद की अपील की है। और अब खबर खेल जगत से, बात आईपीएल की।
इंडियन प्रीमियर लीग में आज खेले गए पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 141 रन बनाए और जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 18 ओवर और 2 गेंदों में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद मजबूत हुई है। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH, गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और गोल्डी किचन